बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ एक सब्जेक्ट है आपका LLB पार्ट 1 के अंदर जो ड्यू सिलेबस है उसमें एक इंतहाई अहम टॉपिक है रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। वो आज हम आपके सामने रखने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम तमाम फिलॉसफी ऑफ लॉ के जो लेक्चर्स हैं उनको जो है वो प्लेलिस्ट उनकी तैयार कर ली है। आप हमारे जो लेक्चर हैं रिकॉर्डेड वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। हमारे नोट्स और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को सामने रखते हुए आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमने ये नोट्स जो हैं वो LLB पार्ट 1 के एक्सीलेंट स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार किए हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी तैयार किए हैं। हमारे नोट्स की जो बेस है वो ऑथेंटिक मटेरियल है और इससे जुड़ी जो है वो कोटेशंस हैं जो कि इससे मिलती जुलती हैं। और हम तमाम जो फिलॉसफी ऑफ लॉ के नोट्स हैं वो जो लेक्चर्स भी हैं वो अपलोड कर देंगे और इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी इस लेक्चर की, उसमें भी हम ये सारे जो है वो लेक्चर डाल देंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई ऑथेंटिक है और YouTube के ऊपर अपनी नेचर का ये पहला लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हम इसको बड़े वाज़ेह तरीके से जो है वो आपको बताने लगे हैं। यहाँ पे टू बी वेरी फ्रैंक हम YouTube के ऊपर जो है वो एक आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी जो गहराई है, इसका जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो आपको नोट से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हमने इंशाअल्लाह अज़ीज अपने स्टूडेंट्स के लिए YouTube के ऊपर एक थॉरो स्टडी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और जो फिंगर टिप्स है इसको हम एक लानत समझते हुए इसको जो है वो रद्द करेंगे और हम एक थॉरो स्टडी का कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं ताकि वो आगे चल के एक कामयाब जिंदगी जो है वो गुजार सके। तो ये वाला जो टॉपिक है रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यानी ये 5 चीजें जो है वो आपने इसकी स्टडी करनी है। एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय द सॉल्वर्ट एंड बाय द ऑस्टन और तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लॉ कि रोल ऑफ लॉ असल में होता क्या है। फिर है वेरियस रोल्स ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो ये वेरियस रोल्स ऑफ लॉ हैं जो कि सोसाइटी में दिए गए हैं, ये भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे और फिर एंड पे जो है वो कंक्लूजन करना है। ख्याल रखिएगा कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो हर हाल में लिखना है। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में फर्क क्या है? इंट्रोडक्शन जो है वो आपका 120 से लेके 150 अल्फाज का होना चाहिए और इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक जो जिसके ऊपर आप डिस्कशन करने लगे हैं उसके बारे में बताना होता है। तो इस इंट्रोडक्शन में नंबर 1 आप डेफिनेशन, आप लॉ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले लॉ का बताइएगा कि लॉ क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में बताइएगा, फिर वेरियस रोल्स जो हैं लॉ के सोसाइटी के अंदर वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो जो टॉपिक आप लिखने लगे हैं बेसिकली उसी की सारी मालूमात होता है। और जो कंक्लूजन है, याद रखिएगा कंक्लूजन आपकी राय होती है, आपकी ओपिनियन होती है उस टॉपिक के बारे में कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं कि लॉ का सोसाइटी के अंदर रोल पॉजिटिव रहा है या रोल नेगेटिव रहा है, क्या लॉ अपनी परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 120 अल्फाज तक ही रहना है, ज्यादा नहीं लिखना। ज्यादा फोकस हमारा वेरियस रोल्स ऑफ लॉ के ऊपर होगा। ये वाला जो है वो पोर्शन आपने इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा लिखना है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा यही है। तो कम टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ। जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है ये मैंने आपको 2 ज्यूरिस्ट की बतानी है आज। ये 2 ज्यूरिस्ट जो हैं वो हमारी फिलॉसफी ऑफ लॉ हो या हमारा कोई भी फील्ड हो उसके अंदर इनकी जो डेफिनेशन है इंतहाई ऑथेंटिक मानी जाती है। तो 2 डेफिनेशन जरूर लिखनी होती है। पहली है डेफिनेशन बाय द ऑस्टन। ऑस्टन की डेफिनेशन जब भी आप लिखेंगे तो याद रखिए, इसको याद कैसे करना होता है, इसको टुकड़ों में तकसीम करके लिखा करें। कैसे? मसलन ऑस्टन कहता है, जॉन ऑस्टन, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स। पहली बात, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स।
लॉ जो है वो रूल का एक मजमुआ होता है, तो मजमुआ ही होता है। पीपीसी देख ले, उसमें मजमुआ है, ठीक है। सीआरपीसी देख लें, उसमें भी मजमुआ है। सीपीसी देख लें, उसमें भी एक मजमुआ है रूल का। एक ये सेट बाय मेन पॉलिटिकल सुपीरियर, और ये जो लॉ है ये जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोग हैं वो बनाते हैं। तो पॉलिटिकल सुपीरियर कौन है? हमारी पार्लियामेंट है, हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ये हमारे लिए बनाती हैं। आगे तीसरा हिस्सा सेट बाय मेन पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन, दूसरा हिस्सा ये है। तीसरा टू मेन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट, टू मेन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट, उनके लिए बनाया जाता है जो कि पॉलिटिकली इंफीरियर है या पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, यानी लोगों के लिए। तो लॉ एक मजमुआ है रूल्स का, पार्लियामेंट बनाती है, प्रोविंशियल असेंबलीज बनाती हैं, किन के लिए? अपने लोगों के लिए। ये ऑस्टन की डेफिनेशन है। तो आगे साल्मन क्या कहता है? हमेशा याद रखिएगा, हर चीज को उसके टुकड़ों में एसेंशियल में तकसीम करेंगे तो बेहतर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। साल्मन कहता है द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized by the states, the body of principles recognized by the states, यानी ये भी जो है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, असूलों का मजमुआ है, और इसको बनाती है या रिकॉग्नाइज्ड करती है, इनेक्ट करती है कौन? रियासत। एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, और रियासत ही इसको अप्लाई करती है, ठीक है जी। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तीन हिस्से हो गए हैं। पहला है recognized by the state, दूसरा है applied by the state, और तीसरा है in the administration of justice, इंसाफ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी हकूक के तहफ्फुज के लिए, ठीक है जी। और हकूक के तहफ्फुज के लिए उसको लॉ अप्लाई करने के लिए फिजिकल फोर्स की भी जरूरत पड़े तो वो जरूर यूज करेगी। तो लॉ बनाए ही रियासत की तरफ से जाते हैं, अप्लाई भी रियासत करती है हकूक के तहफ्फुज के लिए, यानी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये दो डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लॉ, कि रोल ऑफ लॉ असल में इसका मतलब हम क्या लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी एक बात जरूर याद रखिएगा, जब रोल ऑफ लॉ की तरफ हम जाएंगे तो वो कह रहा है कि इट मीन्स दैट थ्रू लॉ and legal institutions, state seeks to order the behavior of individual and organizations। तो पहली बात ये है कि रोल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? रोल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ये है टू ऑर्डर द बिहेवियर एंड टू ऑर्डर द बिहेवियर एंड ऑर्डर द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी मुआशरे के अंदर उसके रहने वाले लोगों की जिंदगियों को ऑर्डर में जो लाया जाता है, इसको हम रोल ऑफ लॉ कहते हैं, क्योंकि लॉ ही वो चीज है जो कि सबकी जिंदगियों को, बिहेवियर को, कंडक्ट को ऑर्डर में रखती है। एक बात ये होगी। दूसरी बात वो कहता है कि ये जो टू ऑर्डर द बिहेवियर और टू ऑर्डर द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल है, फॉर व्हाट? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी जो है वो उस मुआशरे में हम लेके आए। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लॉ से मुराद ये है, इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ दैट सोसाइटी, ठीक है जी, कि उस मुआशरे का जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है जी, कि उसका लीगल सिस्टम क्या है। इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स। ओके, तो तीसरी बात हमने यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ रोल में लेके गई। फिर इसका जो है वो पर्पस क्या होता है, कि पर्पस हमने बता दिया कि रोल ऑफ लॉ का पर्पस क्या है, to order the behavior and conduct of the individuals and to bring economic and social stability in that society। तो रोल ऑफ लॉ यहाँ पे 3-4 मतलब मैंने समझा दिए हैं कि रोल ऑफ लॉ से मुराद ये होता है कि किसी भी मुआशरे के अंदर उसका जो लीगल सिस्टम है, और उस लीगल सिस्टम के अंदर हमने इंडिविजुअल को ऑर्डर में रखना है, कंडक्ट को ऑर्डर में रखना है,
और इसलिए रखना है कि वहां पे इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी आए, और वहां की जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो ये बताता है। ठीक है जी। तो तमीज में रखने के लिए मुआशरे को ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लॉ होता है। इसके अलावा भी और कुछ चीजें जो हमने अपने नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो बात हमने कही है वो बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये भी सारी चीजें जो है वो रोल ऑफ लॉ के अंदर ही हैं, आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। आगे है जी वेरियस रोल्स ऑफ लॉ इन सोसाइटी। असल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर जो लॉ है वो अपना क्या किरदार अदा करता है, कितने किस्म के किरदार जो अदा करता है। ठीक है। तो बारी बारी जो है वो हम उनको देखने लगे हैं। तो ये रोल ऑफ लॉ है जो लिखे हैं कुछ 12-14, और टोटल हमारे पास 25-30 रोल्स ऑफ लॉ है, लेकिन कुछ अहम जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लॉ जो है वो क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर। नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स। लॉ जो है वो सोसाइटी के साथ बड़ा लाजमो मलजूम है, इनका रिश्ता लॉ का सोसाइटी के साथ, क्योंकि सोसाइटी विदाउट लॉ रह ही नहीं सकती। सोसाइटी स्टेबल है तो वो लॉ की वजह से स्टेबल है। जिस सोसाइटी में लॉ नहीं होते वो तो फिर एक जंगल का जो है वो कानून जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो पेश करती है। वहां पे जो है फिर लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो पहली बात है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स से मुराद ये है कि लॉ जो है वो लोग सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के जो हकूक होते हैं, डिस्प्यूटेड राइट्स होते हैं, उनको उनका फैसला करता है। जैसे एक सिविल केस आता है कि जी दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है राइट्स का, तो उस राइट्स को डिटरमिन करना ये उस वहां की अदालतों का काम है। तो अदालतें जो है वो काम लॉ के तहत ही करती हैं, प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स के डिस्प्यूटेड राइट्स को जो है वो डिटरमिन करता है, बताता है। एक तो रोल इसका ये हो गया। लेकिन उसके लिए दूसरी बात ये है राइट मस्ट बी एग्जिस्टेड। जो वो राइट लेने के लिए आए हैं पार्टीज, तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, उसका वजूद भी होना चाहिए। मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। जो भी पार्टी है वो साफ हाथों से अदालत में आनी चाहिए, उसका हक भी तो बनना चाहिए ना, जो वो राइट को एग्जिस्ट करते हैं। एक बड़ी अहम तरीन बात जो मैंने यहां पे आपको बतानी है, जब ये सवाल पूछा जाता है ना रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, तो वो ये भी बात करता है कि इसकी एग्जांपल्स भी दें। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रोल तो लिख देते हैं लेकिन एग्जांपल्स नहीं देते। यानी जो भी आपने वहां पे रोल ऑफ लॉ लिख रहे हैं हर एक की एग्जांपल दें, जिस वजह से इनके नंबर कम आते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है, इसलिए हम कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर ये अपनी नोयत का बेहतरीन लेक्चर है, क्योंकि हम हर एक के बारे में आपको आज एग्जांपल्स भी देंगे कि ये कहां पे चीजें लिखी हुई हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स की एग्जांपल्स की अब बात करते हैं। तो यहां पे पहली बात ये है कि एग्जांपल ये हो गई फाइलिंग ऑफ द सूट्स बाय द एग्रीव्ड पार्टी अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। 1877 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारे पास। उसमें भी कुछ दावा जात का जिक्र है कि अगर आपके राइट डिस्प्यूटेड हैं, आपके राइट कोई फिंज कर रहा है, तो आप ये दावे कर सकते हैं। मसलन उसमें है सूट फॉर डिक्लेरेशन की बात है, और सूट फॉर पोजेशन की बात है, सूट फॉर इंजंक्शन की बात है परमानेंट। और इसका जो सारा प्रोसीजर है वो हमें सीपीसी बताती है 1905 की, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो दो मिसालें हमने यहाँ पे आपको दे दी हैं कि ये सिविल राइट को डिटरमिन करने के लिए है। अब क्रिमिनल राइट को डिटरमिन करने के लिए क्या है? क्रिमिनल राइट अगर इन्फ्रिंज हुआ है तो उसकी एक एफआईआर है या उसका एक इस्तगासा है। एफआईआर की बात हो रही है तो पीपीसी के अंदर जाना है, वो जुर्म कमिट हुआ है। अब उसको डिटरमिन किसने करना है? क्रिमिनल अदालत ने। अब कैसे करना है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 1898 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो यहां पे सिविल की भी एग्जांपल आ गई, क्रिमिनल की भी आ गई, राइट भी डिटरमिन हो गया। दूसरी बात, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? यानी लॉ सोसाइटी के अंदर ये रोल भी प्ले करता है कि चीजों को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, लोगों की जो लिबर्टीज हैं एंड राइट्स,
उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा रोल इसका ये है। अब प्रोटेक्शन क्या है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 खोलें, उसके जो आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो लॉ जो है उन तमाम राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। आपके राइट्स जो है वो लिबर्टी का अगर राइट है तो इसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है जी, प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। तो एक पर्सन की सिक्योरिटी को भी ये लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है। एक तो लिबर्टीज एंड राइट्स हैं और फिर दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। तो पर्सन की सिक्योरिटी जो है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस सिक्योरिटी को हम उसकी लाइफ भी लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। ये आर्टिकल 9 है। और अगर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो ये आर्टिकल 8 से लेके 28 तक है। फिर एक और बात, प्रोटेक्शन एक और है, नेक्स्ट रोल है प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। लॉ सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी डिग्निटी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। सो द डिग्निटी ऑफ मैन से हम क्या मुराद लेते हैं, पर्सनल डिग्निटी, उसकी जो ऑनर है मुआशरे के अंदर, यानी कोई उसको डिसऑनर नहीं कर सकता, एक ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है प्राइवेसी ऑफ होम। तो डिग्निटी ऑफ मैन से मुराद ये भी होता है प्राइवेसी ऑफ होम, कि जो घर की प्राइवेसी है उसको जो है वो कायम रखा जाएगा। तीसरी है नो टॉर्चर टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस। तो डिग्निटी ऑफ मैन ये भी है कि किसी को जो है वो टॉर्चर नहीं किया जाएगा किसी एविडेंस को लेने के लिए, जैसे पुलिस टॉर्चर है या अदर दैन कोई टॉर्चर है, ठीक है जी। लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ है कि अगर देखें जो है वो कोई जरूरी चीज है, मसलन पुलिस जो है वो कहीं पे रेड करना चाहती है, वो सब्जेक्ट टू लॉ जो है वो वहां पे रेड कर सकती है। वहां पे प्राइवेसी के कुछ रूल्स हैं उनको मद्देनजर रख के रेड किया जा सकता है। तो ये वाली चीज जो है वो हमारे पास जो मौजूद है इसकी एग्जांपल में वो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन की बात करता है। एग्जांपल भी हमने दे दी है। आगे है जी ऑर्डरिंग का मतलब क्या है, यहां पे भी 2-3 ऑर्डरिंग के हवाले से भी हम बता दें। प्रोटेक्शन में 2-3 चीजें बता दी गई हैं, अब ऑर्डरिंग में आ रहे। ऑर्डरिंग का मतलब होता है तरतीब में लाना, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लेके आना चीज को। तो लॉ जो है वो सोसाइटी में कुछ चीजों को तमीज में रखता है, ऑर्डर में रखता है, तरतीब में रखता है। उसमें नंबर 1 है ऑर्डरिंग बिहेवियर। ऑर्डरिंग बिहेवियर, लॉ जो है वो अपना रोल प्ले करता है कि वो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कंडक्ट को और उनके बिहेवियर को जो है वो तरतीब में रखता है, तमीज में रखता है, लिमिट्स में रखता है, ठीक है। कैसे, जैसे तमीज में कैसे रखा जाएगा, द गवर्नमेंट हैज एंड द पार्लियामेंट एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज हैज इनेक्टेड वेरियस लॉज regarding protection of criminals for the criminal rights and for the civil rights of a person, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में कैसे रखा गया है, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करता है तो फिर हमारे पास पीपीसी है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। पीपीसी में जुर्म लिखा हुआ है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 उसका प्रोसीजर बताता है। इस तरह हम उसको सजा दे सकते हैं जो उसका ऑर्डर, जिसका बिहेवियर में ऑर्डर नहीं है, तरतीब नहीं है, लिमिटेड नहीं रहता। आगे चलें, हमारे पास अगर किसी का सिविल जो राइट है इन्फ्रिंज हुआ है या कोई सिविल राइट्स के अंदर अपने ऑर्डर को तरतीब में नहीं रखता, अपने जो बिहेवियर है उसको ऑर्डर में नहीं रखता, उसको तरतीब में नहीं रखता, यानी वो बंदा किसी का राइट जो है वो इन्फ्रिंज कर रहा है और वो सिविल राइट है, तो फिर हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877 का और सीपीसी है जिसके तहत हम और भी अदर दैन लॉ हैं, वो तो फिर जो है वो केस की नोयत के हवाले से है, तो उसके बिहेवियर को यहाँ पे भी ऑर्डर में रखा जाता है। फिर अगर कोई कंपनीज के जो है वो वायलेशन हो रही है, कंपनीज रूल की या कंपनीज एक्ट की या कंपनी के किसी सेक्शन की जो है वो वायलेशन हो रही है,
तो फिर लॉ ने हमने कंपनी एक्ट 2017 दिया हुआ है। इस तरह अगर बैंकिंग के जो मामलात हैं वहां पे कोई बिहेवियर जो है वो हार्श है तो फिर उसको भी ऑर्डर में लाने के लिए बैंकिंग लॉज मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो जो बैंकिंग लॉज के अंदर बैंकर्स बुक्स ऑर्डिनेंस एक्ट 1891 है और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डर 1962 है। और अगर फिर सोशल मीडिया लॉज हमारे पास मौजूद हैं किसी के बिहेवियर को ऑर्डर में रखने के लिए, ताकि आप किसी के खिलाफ सोशल मीडिया के अंदर जो है वो कोई ऐसा मौत शेयर ना कर सके जिससे किसी की कोई वायलेशन होती है या वहां पे कोई डिसऑनर होता है, तो वहां पे भी उसका बिहेवियर ऑर्डर में रखने के लिए लॉ मौजूद है। आगे ऑर्डरिंग पावर, ऑर्डर में एक बिहेवियर दूसरा पावर, ऑर्डरिंग पावर्स। इसका मतलब ये होता है, एक लफ्ज है कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। चूंकि जो हुकूमत है या हुकूमत पाकिस्तान है वो अपने जो कह लें कि सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स ऑफ दी स्टेट्स हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, आसान अल्फाज में समझ लें सरकारी मुलाजमीन, उनकी जो पावर्स हैं उनको एक तो पावर दी हुई है, ठीक है, कन्फर्मेंट ऑफ पावर है। जैसे हम अदालतों में क्रिमिनल अदालतों की बात करें तो कन्फर्मेंट ऑफ पावर सेक्शन 39 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि हमने जो है वो जितने भी जुडिशियल सिस्टम है उसको पावर दी हुई है। और मैजिस्ट्रेट की बात हो तो सेक्शन 32 सीआरपीसी में उसकी पावर लिखी है, और अगर हाई कोर्ट की बात हो तो सेक्शन 31 सीआरपीसी में उसकी बात लिखी हुई है। इसी तरह पावर की कन्फर्मेंट अगर सिविल कोर्ट्स की बात हो रही है तो ये हमारा जो पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 है उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये जितने भी गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं और उनके सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स वो सारे के सारे अपनी पावर्स के अंदर रहेंगे, अपनी हदूद के अंदर रहेंगे। लॉ जो है इन सर्वेंट्स को अपनी हदूद में रखने के लिए लॉज बताता है। जैसे पीदा एक्ट है हमारा जो पीदा एक्ट है यानी पंजाब एम्प्लॉइज डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 ये जो है उनको तमीज में रखता है, उनको ऑर्डर में रखता है, उनकी पावर को ऑर्डर में रखता है ताकि पावर का नाजायज इस्तेमाल ना हो। फिर इसके अलावा पावर अगर कोई अपनी पावर से तजावुज कर रहा है तो फिर आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अवेलेबल हैं। इसके अलावा पुलिस ऑर्डर है 2002 उसका आर्टिकल 155 है, अगर कोई पुलिस अपनी पावर से तजावुज करती है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है हमारा 1947 का, अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है। तो ये हमारी मिसालें हैं। यानी ऑर्डरिंग पावर, पावर जो है उसको अपने लिमिट्स में रखना, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ रखना, ये भी लॉ का रोल है सोसाइटी के अंदर। आगे चलें। इसके बाद है जी स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। तो लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड को जो है वो एस्टैब्लिश करता है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका जो सोशल सिस्टम है सोसाइटी का उसको एस्टैब्लिश करता है, उसके जो कस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी जो नॉर्म्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो लोग हैं जो अपनी जिंदगी वहां पे बसर कर रहे हैं उनको जो है वो एक सिस्टम के अंदर लेके आता है, ठीक हो गया जी। तो लॉ जो है जितना भी हमारे पास सिविल की सूरत में मौजूद है या क्रिमिनल की सूरत में मौजूद है, ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन फॉर द सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है वो किस तरह अपना जो है वो बिहेव कर सकती है, किस तरह चलेगी। हर बंदे की जो है वो एक लिमिटेशंस हैं जिनको उसने फॉलो करना होता है। हर सोसाइटी की अपने कुछ कस्टम्स हैं जिसके तहत वो एस्टैब्लिश है, उसके कल्चर हैं जिसके तहत वो एस्टैब्लिश है। तो ये सारी चीजें, उसके कल्चर, उसका सोशल सिस्टम, उसका जुडिशियल सिस्टम और उसके जो नॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो उसके स्टैंडर्ड्स के अंदर आती हैं। तो लॉ इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, इन सारी को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। आगे अगर कोई इन स्टैंडर्ड्स को जो है वो वायलेट करता है तो फिर उसके लिए लॉ का जीरो टॉलरेंस है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, वो पीपीसी है जी हमारी, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा तो एफआईआर और इस्तगासा होगा, अगर कोई स्टैंडर्ड को जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करता। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी मिसाल में, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसके खिलाफ अग्रीव्ड पार्टी जो है वो मुख्तलिफ सूट्स ला सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, डैमेजेस है, इंजंक्शन और कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास रेमेडीज हैं और एग्जांपल्स हैं। फिर है जी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जो हमारा लॉ है वो सोसाइटी के अंदर एक ये भी बेहतरीन रोल प्ले करता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सोसाइटी के अंदर उसको मेंटेन करता है, ठीक है जी। और लोग जो हैं उस लॉ को ओबे करने के पाबंद हैं और अपना बिहेव भी जो है वो पॉजिटिवली करने के पाबंद हैं। अगर कोई बंदा जो है वो लॉ को वायलेट करेगा तो फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ और जो वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको अदालतों के कटहरे में लेके आएंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसमें एक हमारे पास लॉ है पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, और जैसे हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट है हमारे पास 1997 का, ये भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करेगा। फिर इसके बाद है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 कि अगर कोई नारकोटिक्स जो है कि मामला करेगा तो फिर उसको भी जो है वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम उसके खिलाफ जो है वो नारकोटिक्स लॉ के तहत आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद है सोशल चेंज। लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। लॉ जो है वो सोशल चेंज का बायस बनता है, ठीक है। तो सोशल चेंज में क्या होता है, सोशल चेंज में होता है द सोशल रिलेशंस। लॉ जो है वो सोशल रिलेशंस को कायम करता है। सोशल चेंज में और क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू एस्टैब्लिश द बिलीव्स इन द सोसाइटी। लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर जो बिलीव्स हैं उनके अकायद हैं उनको कायम करता है। फिर लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल ऑर्डर, तो जिंदगियों को जो है वो ऑर्डर में रखता है। फिर लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो लॉ जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम करता है, जैसे फैमिली है, जैसे हमारी जो है वो मीडिया है, जैसे हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो ये सारे यानी लॉ इन तमाम चीजों को जो है वो उसमें तब्दीली लाता है, उन तमाम चीजों को जो है वो ऑर्डर में रखता है, ठीक है जी। तो ये अफेक्टिव सोर्स है, अफेक्टिव सोर्स है, इसलिए ये सारी चीजें होंगी तो फिर वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे पॉलिटिक्स बेहतर होगी, वहां पे वैल्यूज बेहतर होंगी, ठीक है। तो फिर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए जी हमारे पास टेक्नोलॉजी के लॉज बने हुए हैं, तो लॉ वहां पे टेक्नोलॉजी में भी चेंज लेके आया। हमारे पास फैमिलीज के लॉ बने हुए हैं, वहां पे भी फैमिली राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो कानून मुतहरिक होगा। फिर इकोनॉमिक्स के लॉज वहां पर मौजूद हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा लेबर लॉज हैं, लेबर्स के राइट्स के लिए वहां पे मौजूद हैं। फिर इसके अलावा लॉज अगेंस्ट स्लेवरी हैं, ठीक है। तो सोशल चेंज आ गई ना, पहले स्लेवरी जो है वो अब एक जुर्म है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने के लॉ है, एक्सेस टू एजुकेशन के लॉज हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सोशल चेंज का बायस बनती है, यानी ये लॉ बने, ये लॉ सोसाइटी में इंप्लीमेंट हुए तो सोशल चेंज आ गई, ठीक है। आगे चलें, वेल बीइंग, वेल बीइंग ऑफ द पीपल। लॉ जो है वो लोगों की वेल बीइंग का किरदार अदा करता है सोसाइटी में, ठीक है जी। तो वेल बीइंग से हम जो है वो क्या यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं, वेल बीइंग की जो बात है वो बेहतरी, वेल बीइंग को अगर हम उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो ये बेहतरी का एलिमेंट होता है, यानी उनकी रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। लॉ जो है सोसाइटी के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको बेहतर करता है, उनकी जो सोशल बीइंग, जो सोशल वेल बीइंग है उसको करता है, उनकी इकोनॉमिक वेल बीइंग को बेहतर करता है, यानी किसी के साथ कोई चोरी डकैती के मामला नहीं हो सकते, बिजनेस प्रोटेक्ट किए गए हैं, ये सारे मामला हो सकते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कोई जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं कर सकता, यानी नाजायज तौर पे अदालत जो नाजायज तौर पे दौलत है उसका जखीरा नहीं कर सकता। फिर इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स के हकूक दिए हुए हैं तो ये भी वेल बीइंग के लिए हैं। फिर इसके बाद सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है तो ये भी वेल बीइंग है। तो लॉ ये सारी चीजें जो है वो परफॉर्म कर रहा है। आगे चलें, रूल ऑफ लॉ, ये तो बहुत जरूरी है किसी सोसाइटी के अंदर कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, तमाम लोग जो है वो लॉ के सामने एक जैसे हैं, नो वन अबव देन लॉ, कोई भी लॉ से अबव नहीं है। तो लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर रूल को, यानी लॉ की जो हुक्मरानी है उसको कायम रखता है,
इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आर्टिकल 4 है और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इसके बाद आ जाए जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से मुराद ये होता है कि अगर कोई काम गलत करता है, चाहे कोई अदालत गलत फैसला करती है या कोई पब्लिक सर्वेंट गलत फैसला करता है किसी सोसाइटी के अंदर, जो उसने किसी जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उसके अगेंस्ट गया है या उसको डिस्टर्ब किया है, या यूं समझ लें कि एक एम्प्लॉय है जिसके सीनियर्स ने उसको उसके साथ कोई जो है वो कह लेंगे उसके राइट्स को जो है वो वायलेट किया है और उसके जो गलत फैसला उसकी हद तक दिया है। मिसाल में हम ये समझते हैं कि कांस्टेबल है जिसको कह लें कि इलीगली जो है वो जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है, तो फिर लॉ ये कहता है कि उसको वहां पे मायूस नहीं होनी चाहिए। तो लॉ उसको उसकी जो राइट्स हैं सोसाइटी के अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसके पास फिर जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी वो अपर फोरम पे राब्ता कर सकता है आसानी के लिए। उसके पास अपील का राइट है, उसके पास रिवीजन का राइट है, उसके पास रिट का राइट है। तो ये रिट मौजूद है 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है, उसमें तहत भी हो सकती हैं। अपील के राइट सिविल में भी मौजूद हैं, क्रिमिनल में मौजूद हैं। रिवीजन के राइट जो है वो सिविल में मौजूद हैं, ठीक है जी। तो रिवीजन क्रिमिनल में भी मौजूद है, रिव्यू जो है वो सिर्फ सिविल केसेस में होता है। आगे चलें, क्योंकि हमारे ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं यहाँ पे। तीन पिलर्स हैं स्टेट के, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। तो फिर उनको कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास ये पावर्स मौजूद हैं। आगे चलें, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी जिस सोसाइटी में एक रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन होती है, रूल ऑफ लॉ वहां पे एस्टैब्लिश होता है, तो फिर वो स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक वेलफेयर स्टेट है। तो जो वेलफेयर स्टेट होती है यानी यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है, जहां पे गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस से मुराद ये है कि तमाम लोगों को उनके राइट्स मिलते हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मिलती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलता है, सिक्योरिटी ऑफ लॉ मिलता है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो एक वेलफेयर स्टेट कहलाएगी। एक वेलफेयर स्टेट जो है दुनिया के अंदर जो है वह इसका एक बेहतरीन जो है वो मुकाम होता है। आगे चले, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से क्या बात है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ दैट सोसाइटी और कम्युनिटी, कि वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट प्रोटेक्ट होते हैं। अगर उनके राइट को वायलेट किया जाता है तो देयर इज अ फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट बिहाइंड दोज अग्रीव्ड पर्सन। तो जिनके राइट वायलेट होते हैं तो फिर स्टेट जो है वो अपनी फिजिकल फोर्स जहां पे यूज करनी होती है करके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है। लीगल, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो बेशुमार मिसालें मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए भी। हमारे पास जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मौजूद है, अगर आपने सिविल राइट्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स हैं, कंपनीज एक्ट हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी लीगल सिस्टम। सो द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी ये भी है कि द लॉ प्रोवाइड्स द लीगल सिस्टम इन दैट सोसाइटी। उस सोसाइटी को लीगल सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये सिविल लीगल सिस्टम भी है, ये क्रिमिनल लीगल सिस्टम भी है, ये कॉर्पोरेट लीगल सिस्टम भी है, यानी अदालतों का निजाम वहां पे अप्लाई प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ अदालतों के साथ एडजेसेंट जो चीजें हैं, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, सरकारी वकील है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है, एक लीगल सिस्टम है हमारा। तो ये लॉ ही देता है अपनी सोसाइटी को, ठीक है जी। तो जितनी भी अदालतें हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मिसाल है, हमारी हाई कोर्ट मिसाल है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट मिसाल है, फेडरल सिविल कोर्ट मिसाल है, हमारी पुलिस है, इसमें रेंजर्स है, आर्मी वगैरह सारी चीजें हैं। हार्मनी, लॉ का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए ये भी है कि इट ब्रिंग्स टॉलरेंस, हार्मनी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इन दैट सोसाइटी। तो उन लोगों को हार्मनी प्रोवाइड करता है। जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट्स बने हुए हैं कि उन टेररिस्ट को खत्म करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। सेक्टेरियनिज्म के खिलाफ हैं कि वहां पे फिरकावारियत कोई नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये जो है वो हमारे पास हार्मनी ब्रिंग्स का है, यानी हार्मनी को लेके आना।
फिर इसके अलावा इरेडिक्शन ऑफ सोशल इवल्स एक और भी है, आगे मैंने कहा था बहुत ज्यादा है। एक और लॉ का जो रोल है सोसाइटी वो है इरेडिक्शन ऑफ इवल्स। लॉ जो है वो तमाम किस्म की समाजी बुराइयां जो है उनको खत्म करता है, जैसे गैम्बलिंग है, जैसे अल्कोहल, द यूज ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। इस तरह की और जो बहुत सारी जो मुआशरे के अंदर इवल्स हैं उनको खत्म करता है। तो ये हमारा आइन के अंदर भी आर्टिकल मौजूद है जो कहता है कि किसी भी किस्म की अगर सोशल इवल होगी तो उसको जो है वो खत्म किया जाएगा। पीपीसी में भी सेक्शन है 375, 377, 377 ये भी 370, ये सारे इसलिए बनाए गए हैं कि वहां पे जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए, जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, जैसे अदर देन कोई भी जो है वो सोशल वहां पे इवल है। इसके अलावा हमारे पास और भी है जी, उसमें हम अगर देखें तो इंश्योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंश्योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी ये भी है कि किसी सोसाइटी में अगर लॉ बेहतरीन तरीके से रोल प्ले कर रहा है तो वो सोसाइटी प्रोटेक्टेड होती है और वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा आती है। जैसे हमारे जैसे मुआशरे के अंदर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूरत होती है, तो यहाँ पे रोल ऑफ लॉ एक ये भी प्ले करता है सोसाइटी के अंदर कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो ताकि वहां के इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम जो है वहां का मजबूत होना चाहिए, ठीक है जी। आगे है जी, अ सॉफ्ट एंड रिस्पेक्टफुल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, अ सॉफ्ट एंड रिस्पेक्टफुल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। लॉ का ये भी रोल है, लॉ वहां पे पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो एक मुआशरे की एक सॉफ्ट और एक बेहतरीन पिक्चर जो है दुनिया के सामने पेश करता है। तो और भी ज्यादा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स राइट्स जो रोल है वो मौजूद है, वो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको हमारे नोट्स से मिलेंगी। ये नोट्स जो हैं वो इंतहाई ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, हमने जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को आपके लिए लिखा हुआ है। एक्सीलेंट स्टूडेंट के लिए भी बहुत जबरदस्त मटेरियल है, पास होने वाले के लिए भी मटेरियल है, इनको हासिल करें। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260 669। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।